Attention is all you need. यही था टाइटल उस ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर का जिसने एआई में इतना रेवोल्यूशन लाया और चैट जीपीटी, बार्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की नींव बिछाई। वैसे तो ये टाइटल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये लोगों के बारे में भी बहुत कुछ साइकोलॉजिकली बताता है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में अटेंशन का मतलब कुछ और है, जिसके बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। AI will pretty much touch everything we do. Really getting demotivated and losing sleep over the threat of AI danger. There's no like one big magic red button we have that blows up the data center. If it gets to be much smarter than us, it'll be very good at manipulation because it will have learned that from us. And very few examples of a more intelligent thing being controlled by a less intelligent thing. And it knows how to program, so it'll figure out ways of getting around restrictions we put on it. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी एक क्रिटिकल फील्ड है जिससे चैट जीपीटी जैसे एलएलएम्स का बेस बनता है। इसका मेन फोकस है किसी भी लैंग्वेज को समझना और उस लैंग्वेज के बेसिस पर टास्क परफॉर्म करना, जैसे टेक्स्ट माइनिंग, एनालिटिक्स और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। एनएलपी की शुरुआत 1950s में हुई थी और तब से लेकर आज तक इस फील्ड में काफी प्रोग्रेस हुआ है। एक एनएलपी बेस्ड सिस्टम की बात करें तो इसका खास फीचर होता है ह्यूमन लैंग्वेज के नॉलेज यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, क्या गूगल सर्च इंजन एक एनएलपी एप्लीकेशन है? अगर आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं और या फिर कोई अपने क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो जी हाँ, वो है। अब बात करते हैं एनएलपी के कुछ टास्क और एप्लीकेशंस की। इसमें आता है सेंटीमेंट एनालिसिस, जैसे ट्विटर के ओपिनियंस या फिर हेट स्पीच डिटेक्ट करना। फिर आता है मशीन ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट जैसा एक अमेजिंग टूल जो सब लोग यूज करते हैं, वो इसका एक एग्जाम्पल है। फिर आता है कॉन्वर्सेशनल एजेंट्स, आपका चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ग्रामर और स्पेल चेकिंग के लिए जैसे कि ग्रामरली, ये इसका एक एग्जांपल है। ये सब टास्क करने में काफी सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले आती है एम्बिग्विटी। एक ही सेंटेंस के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब होगा इन सारे ऑप्शंस में से? इसका सही जवाब है सारे। लैंग्वेज की इस इनसर्टेनिटी की वजह से ये फील्ड काफी चैलेंजिंग है। फिर आती है वेरिएबिलिटी। एक ही बात को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इन सब सेंटेंसेस को देखिए, इन सब का मतलब मोर और लेस सेम ही है, बट हमने एक ही चीज को तीन अलग अलग तरीके से कैसे लिखा है। और स्पोकन लैंग्वेज का चैलेंज तो अलग ही लेवल का है। सरकाज़म, आयरनी और इडियम्स को समझने में मशीन को काफी दिक्कतें आती हैं। किसी भी मॉडल को यूज करने से पहले अपने टेक्स्ट को टोकनाइज करना जरूरी होता है, मतलब टेक्स्ट को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ना, यानी टोकन्स। एक बेसिक अप्रोच है। हम व्हाइट स्पेस की बेसिस पर स्प्लिट कर सकते हैं, बट ये इतना आसान नहीं होता। हर लैंग्वेज ऐसे स्पेसेस यूज नहीं करता। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जापानीज में अलग अलग अल्फाबेट्स होते हैं और उनके बीच में व्हाइट स्पेस नहीं होता। और अगर हम अरबिक में देखें तो उसमें राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, बट हम नंबर्स लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। ऑल्सो, हाउ डू यू इवन डिफाइन अ टोकन? हम इसको फिर से एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक है सैन फ्रांसिस्को और एक जगह है इन स्पाइट ऑफ। अब हम सैन फ्रांसिस्को को एक टोकन बनाए है दो, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को इज अ सिंगल एंटिटी। बट सेकंड फ्रेज में हम उसको एक टोकन में डालें, दो में करें या तीन में। नॉट ऑल व्हाइट स्पेसेस आर द सेम। इसका एक और एग्जांपल है कि नॉट ऑल डैशेस आर द सेम। कुछ डैशेस का मतलब कुछ और हो सकता है और कुछ का कुछ। ये सारी डिजाइन कंसीडरेशंस होती हैं जो मॉडल बनाते वक्त हमें कंसीडर करनी होती है। टोकनाइजेशन के बाद आता है स्टॉप वर्ड रिमूवल। इसमें वो वर्ड जो इतने कॉमनली यूज होते हैं और एक सेंटेंस की मीनिंग में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, उससे हम हटा देते हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन आता है, यानी वर्ड्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। जैसे कि वॉक को हम वॉक, वॉक्स, वॉक लिख सकते हैं, तो उन सब को एक कॉमन वर्ड वॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सिमिलरली फॉर दिस मल्टीनेशनल एग्जांपल यू कैन सी। ये करने के लिए दो टेक्निक्स हैं। सबसे पहले आता है स्टेमिंग। इसमें सिर्फ सफिक्स को काट देते हैं। ये प्रोसेस काफी तेज होता है बट इम्परफेक्ट। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर दो वर्ड्स देखें, ऑटोमेट और ऑटोमेटिक। उसका स्टेमिंग करने के बाद हमें ऑटोमैट मिलता है जो कोई एक वर्ड नहीं होता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है लिमिटाइजेशन। वो एक डिक्शनरी बेस्ड अप्रोच है जो ज्यादा एक्यूरेट है, जैसे कि लाइव्स और लाइफ को लाइफ में वो मैप कर देगा। अब नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का बेसिक टास्क होता है, गिवन द करंट सेंटेंस व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड। इस टास्क को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आया था n-gram मॉडल्स। इमेजिन एक सेंटेंस है, आई लव टू डैश। अब अगला क्या वर्ड होगा? ईट, प्ले या फिर कोई एक रैंडम अनरिलेटेड वर्ड लाइक क्लाउन।
Using statistical probabilities, we can use the past few words in the sentence and compute the probabilities for each of these words and then assign the most probable word. n यहाँ पर एक हाइपर पैरामीटर है, यानी हम ये चूज कर सकते हैं कि हमें कितने वर्ड्स यूज करने हैं फ्रॉम द पास्ट टू कंसीडर द प्रोबेबिलिटीज। और यही इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेड मेमोरी। ये सिर्फ फिक्स नंबर ऑफ वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट ले सकता है। अगर तुम्हारा सेंटेंस लंबा है तो स्टार्टिंग का कॉन्टेक्स्ट इग्नोर हो जाता है। This inability to consider long-term dependencies is what motivates us to think of a new solution. अभी यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि if you are liking this video, then please like it. It will really motivate me. Thank you. Let's continue. तो फिर क्या किया गया? एक solution जो AI researchers ने ढूंढा वो था recurrent neural networks, यानी RNNs. ये है एक plain simple vanilla RNN. ये past inputs को याद रखता है और उनके basis पर future predictions करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे एक सेंटेंस इनपुट हो रहा है एंड फिर RNN नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर रहा है। बट यहीं आती है वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम। वैनिशिंग ग्रेडियंट एक प्रॉब्लम है जहां मैथमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप द एंटायर पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सेंटेंस दैट द मॉडल हैज सीन। इन अदर वर्ड्स, मॉडल रिसेंटली सीन वर्ड्स को लेकर बायस्ड हो जाता है। इसका मतलब जो पहले का कॉन्टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है वो बिल्कुल लूज हो जाता है। इस एग्जांपल में देखिए, द राइटर ऑफ द बुक्स, the correct word would be the writer of the books is, because हम राइटर की बात कर रहे हैं। बट क्योंकि vanilla RNN recent words के towards biased है, वो R predict कर सकता है क्योंकि books के बाद R आता है। बट अगर हम long term dependency देखें तो राइटर के हिसाब से यहाँ पर is और R लगेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था LSTM यानी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। LSTM एक स्पेशल टाइप का RNN है जिसमें फॉरगेट गेट एंड सेल स्टेट्स होते हैं। ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को एफिशिएंटली याद रखता है। अब वनिला RNNs और LSTMs की बात की जाए तो इनमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इंफॉर्मेशन बॉटलनेक की। मतलब अगर सेंटेंस बहुत लंबा हो तो सारी इंफॉर्मेशन एक फिक्स साइज वेक्टर में कंप्रेस करनी होती है। इमेजिन करो एक बुक को एक लाइन में समराइज करने को बोला जाए, ऑब्वियसली बहुत कुछ मिस होगा, राइट? सेम RNNs के साथ होता है जहां सब कुछ एक हिडन स्टेट में डालना पड़ता है। एज अ रिजल्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इग्नोर हो जाती हैं। लेकिन फिर आया अटेंशन मैकेनिज्म जो बॉटलनेक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अटेंशन का फंडा सिंपल है, मॉडल को पूरा सेंटेंस एक साथ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। इंस्टेड मॉडल फोकस कर सकता है उन वर्ड्स पे जो रेलेवेंट है, हर स्टेप पे अलग अलग। ये देखो, अगर आप एक सोर्स सेंटेंस को टारगेट सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं तो अटेंशन मैकेनिज्म ये डिसाइड करता है कि कौन से सोर्स वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है। इससे ट्रांसलेशन काफी एक्यूरेट होती है, मतलब हर वर्ड को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट मिलता है। और इसी वजह से अटेंशन मैकेनिज्म काफी पॉपुलर है। इसने एक अलग ही एरा की शुरुआत करी। अटेंशन इज ऑल यू नीड। Attention is all you need. Attention is all you need एक 2017 का पेपर है by वासवानी and others जिसने इंट्रोड्यूस किया था एक नया आर्किटेक्चर, ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स ने पूरा गेम बदल दिया by removing RNNs and LSTMs completely। अब हम सिर्फ अटेंशन के थ्रू कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं बिना किसी सीक्वेंस के डिपेंडेंसी के। अभी तक RNN में हम हर वर्ड को वन बाय वन प्रोसेस करते थे, बट ट्रांसफॉर्मर्स में सेल्फ अटेंशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसमें एवरी वर्ड हैज एक्सेस टू एवरी अदर वर्ड। सो हम उसका रिप्रेजेंटेशन एक साथ पैरेलल में निकाल सकते हैं। अभी इसमें हम काफी डीप जा सकते हैं, जैसे कि 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, इनकोडर ओनली, डिकोडर ओनली एंड इनकोडर डिकोडर। यहाँ आप पूरा आर्किटेक्चर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए बोलते हैं बाय। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।